तो आज हम रिवाइज करते हैं प्रिज्म का। ये ऑलरेडी हमने प्रैक्टिकल्स में कर रखा है। तो प्रिज्म क्या होता है कि हमने इसको देख तो रखा है कि ये कैसा होता है। यह दो असमांतर पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है जिसको हम प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म की दोनों झुकी हुई पृष्ठों के मध्य का कोण, ये वाला जो कोण होता है, ये वाला कोण, ये कहलाता है प्रिज्म कोण। ठीक है। और जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म के अंदर प्रवेश करती है तो दो घटनाएं होती हैं। एक तो विचलन होता है और दूसरा वर्ण विक्षेपण। विचलन मतलब क्या, देखो ये प्रकाश की किरण ये गुजरी तो ये सीधी ऐसे निकलनी चाहिए थी, पर ये निकलती ऐसे है, तो ये जो है वो विचलन है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम समझते हैं विचलन को। तो विचलन के लिए ये इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो चतुर्भुज ए क्यू ओ आर है उसके अंदर आप देखोगे कि कोण ए, कोण क्यू, कोण ओ, कोण आर का योग कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। परंतु क्यू प्लस आर 180 डिग्री होगा। वो आप देख सकते हैं कि ये दोनों मिल करके 180 डिग्री बनते हैं। तो अगर ये क्यू प्लस आर इस वाले में रखेंगे अपन, तो अपन को ए प्लस ओ कितना मिल जाएगा, वो भी 180 डिग्री मिलेगा, क्योंकि 360 माइनस 180 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब अपन बात कर रहे हैं त्रिभुज क्यू ओ आर की। क्यू ओ आर त्रिभुज है ना, ये वाला, ये क्यू ओ आर त्रिभुज। तो इसमें आप देखोगे कि R1 प्लस R2 मीन्स ये कोण और कोण O तीनों मिलकर के कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री होगा तो ए क्या हो जाएगा आपका, R1 प्लस R2 है ना, ये आप ऊपर वाले में रख दो इसमें। तो ए क्या हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 है ना। तो बहिष्कोण के नियम को लगाएंगे हम क्यू आर टी त्रिभुज में। तो I1 प्लस I1 कौन सा आपका, ये है I2, ये है ये R1, ये आपका R2। तो I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 इक्वल टू क्या होगा आपका, विचलन, डेल्टा विचलन को। तो अगर हम I1 I2 को एक साथ रखें, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू डेल्टा हो गया। तो और R1 प्लस R2 तो हम जानते हैं क्या, ये A है। तो I1 प्लस I2 माइनस A इक्वल टू डेल्टा, ये हमारी एक समीकरण मिल गई। तो S1 और S2 पृष्ठ के ऊपर हम स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम क्या होता है, sin A अपन sin R, आपतन कोण अपन निर्गत कोण इक्वल टू क्या होता है, अपवर्तनांक N2 अपन N1 या फिर म्यू, है ना। तो अगर हम ऐसा माने कि I1 और R1 दोनों अल्प कोण हो, तब I1 अपन R1 इक्वल टू A म्यू जी। A क्या है, एयर, और जी क्या है, ग्लास। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू जी अपन म्यू एयर, या एन जी अपन एन एयर। ठीक है। तो I1 बराबर हो जाएगा आपका म्यू R1। और S2 पृष्ठ की अगर बात करें तो उस पर अगर हम स्नेल का नियम लगाएं, साइन R2 अपन साइन I2 इक्वल टू जी म्यू ए आ जाएगा। इसमें उल्टा हो जाएगा क्योंकि ग्लास से एयर की तरफ जा रहा है प्रकाश की किरण। तो R2 अपन I2 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपन ए म्यू जी। तो I2 बराबर म्यू R2। ठीक है। तो ये समीकरण 3 और समीकरण 2 का मान हम किस में रखेंगे, ये समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पे समीकरण, ये समीकरण 2 में अगर रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, I1 I2 का मान रखें म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस ए इक्वल टू डेल्टा। तो म्यू कॉमन निकल जाएगा, R1 प्लस R2 माइनस ए इक्वल टू डेल्टा। तो R1 प्लस R2 तो अपना A है, तो म्यू ए माइनस ए इक्वल टू डेल्टा। तो म्यू माइनस 1 इंटू ए इक्वल टू डेल्टा, ये हमारी काम की समीकरण आ गई। और अगर इसमें ग्राफ खींचेंगे डेल्टा और आई के बीच में, तो ये ग्राफ पहले तो जैसे जैसे आई बढ़ाएंगे तो विचलन कोण घटता जाएगा, फिर मिनिमम आएगा और फिर वापस बढ़ेगा। तो ये जो आया वो आपका आएगा डेल्टा एम, ये न्यूनतम विचलन कोण। तो यदि आपतन कोण आई और विचलन कोण के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ये मैंने समझा दिया आपको, न्यूनतम विचलन कोण मिलेगा, है ना। तो अगर हम बोलें कि I1 बराबर I2 है और R1 बराबर R2 है, तो समीकरण 2 से हम बोल सकते हैं कि 2I माइनस ए इक्वल टू डेल्टा मीन।
तो आई बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा मीन प्लस ए बाई टू, और समीकरण 1 से आर बराबर ए बाई टू है, तो आई और आर अपन को मिल गया। स्नेल का नियम लगेंगे, तो स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, तो आई की जगह ये रख दिया, आर की जगह ये रख दिया, तो ये हमारा ये मेन फार्मूला आ गया जिसको कि अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरी विचलन के अलावा दूसरी घटना क्या होती है, वर्ण विक्षेपण होता है। तो वर्ण विक्षेपण में क्या होता है कि कोई श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म के एक साइड से अगर एंटर करे तो हमें दूसरी तरफ 7 रंगों में विभाजित हुई दिखती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, सबसे ऊपर रेड होता है और ऐसे वाइब्च्योर, तो रेड से ऐसे उल्टा वी। इसमें हम देखते हैं कि डेल्टा बराबर अपन जानते हैं कि म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है, तो इसका मतलब डेल्टा किसके प्रोपोर्शनल है, म्यू के प्रोपोर्शनल है, अपवर्तनांक के प्रोपोर्शनल है विचलन। और म्यू हम जानते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, तरंग दैर्ध्य के लिए। तो जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी उसका जो विचलन होगा वो कम होगा। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा किसकी होती है, आर की ज़्यादा होती है, तो इसका विचलन सबसे कम होगा, और वी की कम होती है तो इसका विचलन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसके बाद में कोणीय विक्षेपण निकालना, तो थीटा बराबर डेल्टा वी, वी मतलब वायलेट, माइनस डेल्टा आर, आर मतलब रेड, तो दोनों के बीच का निकाल दो, सबसे कम और सबसे ज़्यादा जो विचलन है उसके बीच में निकाल दो। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, म्यू वी माइनस 1 इंटू है, फॉर्मूला यूज़ कर लिया, माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू है, तो ये हमारा थीटा की वैल्यू है कोणीय विक्षेपण। ऐसे ही वर्ण विक्षेपण क्या होता है, कोणीय विक्षेपण और माध्य रंग कौन सा होता है, येलो, दोनों के बीच में कौन सा आता है, येलो रंग आता है ना। तो माध्य रंग येलो के लिए विचलन कौन, तो थीटा अपॉन डेल्टा वाई, तो ये आ गया अपने इसके लिए। तो अपना वर्ण विक्षेपण क्या हो गया, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, और इसमें कहीं पे भी आपका प्रिज्म कोण ए नहीं आ रहा है ना, ए पे निर्भर नहीं करता वर्ण विक्षेपण, जबकि कोणीय विक्षेपण का प्रिज्म कोण पे निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद में ये आपके एग्जाम्पल है जो आप कर सकते हैं, जैसे अपन ये एग्जाम्पल ले लेते हैं 11.8। इसमें क्या पूछा है कि प्रकाश के किसी रंग की वायु में तरंग दैर्ध्य इतनी है, वायु में इतनी है और जल में इतनी है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल क्या होगी जल में, तो ये दोनों की लैम्डा होगी वाटर एंड एयर में। ठीक है, तो हम जानते हैं, ये सूत्र लगा देंगे कि v जो वेलोसिटी है, v वाटर अपन v c इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा वी ए, वी सी क्या है, प्रकाश, एयर में जो वेग होता है प्रकाश की किरण का वो प्रकाश का वेग है, तो लैम्डा डब्ल्यू अपन लैम्डा ए, तो ये फॉर्मूले में रख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका वाटर में प्रकाश का वेग। तो इस प्रकार से ये सारे एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका लास्ट टॉपिक जो होता है वो प्रकाशीय उपकरण है। प्रकाशीय उपकरण में हम सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे, और इसमें भी 2 टाइप है, सरल और संयुक्त, और फिर हम इसके बाद में दूरदर्शी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी में सबसे पहला आता है सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या यूज़ करते हैं, एक कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो बीम को उत्तल लेंस के सम्मुख फोकस दूरी पे या कम दूरी पे रखा जाता है, और लेंस से दूसरी ओर नेत्र सटा करके रखते हैं अपन। तो जैसे हम मैग्नीफाइंग लेंस ले लेते हैं, वो आपका क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी एक तरह से कह सकते हैं। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और आवर्धित, आभासी, सीधा और आवर्धित बनता है, क्योंकि अपन ये पास में रख रहे हैं जो वस्तु है वो। तो ये प्रतिबिंब बना, और ये हमारी आँख है यहाँ पे। तो आवर्धन क्षमता की गणना कब करेंगे, जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए, मतलब स्पष्ट दृष्टि मतलब साफ दिखाई दे और न्यूनतम दूरी के लिए प्रतिबिंब जो बनेगा। तो m बराबर v अपन u होता है, हम जानते ही हैं। तो लेंस का समीकरण क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, है ना। तो इसके बाद में हमारा एक पेज मिसिंग था, वो ये है। तो 1/u क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/f। तो दोनों तरफ v से गुणा कर दो LHS और RHS में, तो v इंटू 1/u इक्वल टू हो जाएगा v अपन v, तो v कट गया तो 1 बचा, और ये v अपन f हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, और v क्या है अपना माइनस d, है ना, अपॉन f। ठीक है, तो m बराबर ये आ गया अपना, m बराबर v अपॉन
U इक्वल टू 1+D/F। तो इस स्थिति में नेत्र क्या होते हैं, तनावग्रस्त हैं, क्योंकि अपन D को बहुत कम ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हमारा प्रतिबिंब अनंत पे बने तो उस स्थिति में जो रेखा आएंगी वो समांतर आएंगी। ठीक है, और D ज़्यादा होगा तो हमारा जो नेत्र तनाव मुक्त रहेंगे। तो उसके लिए हम M की गणना कैसे करेंगे, प्रतिबिंब द्वारा बनाएगा कोण, आँख पर कितना कोण बना रहा है और बीम कितना कोण बना रहा है। ठीक है, और जबकि दोनों समान स्थिति पर उपस्थित हों। ठीक है, तो हम ये वस्तु जो है वो फोकस से दूर रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो M बराबर क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन अल्फ़ा। ये देखो, ये बीटा कोण है ना, और ये अल्फ़ा कोण है दोनों। तो ये हो जाएगा टेन बीटा अपॉन टेन अल्फ़ा इक्वल HO मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट अपॉन F और HO अपॉन D। तो ये M क्या हो जाएगा, HO से HO कट गया, M बराबर हो जाएगा D/F। इस स्थिति में नेत्र हमारे क्या होंगे, तनाव मुक्त रहेंगे। अब इसके बाद में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस यूज़ करते हैं, एक तो अभिदर्शी और एक अभिनेत्र। तो अभिदर्शक लेंस क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट के पास में होता है, और अभिनेत्र लेंस जो आँखों के पास में हम रखते हैं। दो लेंस यूज़ करते हैं इसमें। तो इसके लिए अपन अब इसमें अभिदर्शक लेंस और अभिनेत्र लेंस लेते हैं। उसमें क्या होता है कि जो अभिदर्शक लेंस होता है उसका द्वारक है ना, और फोकस दूरी दोनों अल्प रख जाए। द्वारक मतलब ये छोटा होगा ये, और जबकि अभिनेत्र लेंस बड़ा लेते हैं। ठीक है, तो और अभिदर्शक और अभिनेत्र लेंस दोनों नलिकाओं से अलग अलग जुड़े होते हैं, और दोनों नलिकाओं को परस्पर संयोजित किया जाता है। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता की गणना करते हैं। अब इसमें भी दो केस लेंगे। सबसे पहले स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए, जिसमें आंखें तनावग्रस्त रहती हैं, क्योंकि D कम रखते हैं अपन। तो अभिनेत्र लेंस के लिए M जो होगा वो क्या हो जाएगा, A डबल डैश अपॉन AB। A डबल डैश कौन सा है आपका, ये वाला, ये वाली जो इमेज बन रही है फाइनल, और ये आपकी AB। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A डैश का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ये दोनों गुणा किया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस के लिए आवर्धन, और ये अभिदर्शक लेंस के लिए आवर्धन। क्योंकि हम जानते हैं वैसे भी दो लेंसों का संयोजन करते हैं तो जो आवर्धन होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ME के लिए 1+D अपॉन FE, और MO क्या हो जाएगा, -VO अपॉन UO। तो इसको हम समझ भी लेते हैं कि अभिदर्शक लेंस के सामने फोकस कुछ अधिक दूरी पर बीम AB को रखते हैं, है ना, ज़्यादा दूरी पर रख रहे हैं। तो अभिदर्शी लेंस द्वारा इसका वास्तविक उल्टा होता था, आवर्धित प्रतिबिंब A डैश B डैश का निर्माण होता है सबसे पहले तो। और अभिनेत्री लेंस इस प्रकार संयोजित करते हैं कि प्रतिबिंब A डैश B डैश का प्रकाशीय केंद्र फोकस के मध्य आ जाए। तो अब अभिनेत्र लेंस एक सूक्ष्मदर्शी की भांति व्यवहार करके A डैश अत्यधिक आवर्धित प्रतिबिंब कौन सा बनाएगा, A डबल डैश B डबल डैश। अब दूसरा केस क्या है, इन्फिनिटी पे प्रतिबिंब बने, तनाव मुक्त आँखें मतलब। ठीक है, तो इसमें आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी आपकी, प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बनाएगा कौन, अपन बीम द्वारा आँख में बीटा अपन अल्फ़ा। तो वो क्या हो जाएगा, 10 बीटा अपन 10 अल्फ़ा। तो A डैश अपन FE, और ये A डैश B डैश अपन VO। तो A डैश B डैश, तो M बराबर ME इंटू MO। तो ये क्या हो जाएगा, D अपॉन F इंटू -VO अपन VO। तो यहाँ पे इस केस में आँखें आपकी कैसे रहेंगी, तनावमुक्त। इसके बाद में आता है आपका दूरदर्शी। दूरदर्शी दो प्रकार की होती है, एक तो अपवर्तक और दूसरी परावर्तक। तो अपवर्तक दूरदर्शी में क्या होता है, दो प्रकार के लेंसों का उपयोग करते हैं अपन, एक तो अभिदर्शक और अभिनेत्र, जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में यूज़ करते हैं, पर इसमें संयोजन थोड़ा अलग दूरी का होता है। तो अभिदर्शी लेंस की फोकस दूरी हम द्वारक बढ़ा लेते हैं, जबकि सूक्ष्मदर्शी में उल्टा होता है। और अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी और द्वारक अपेक्षाकृत छोटे लिए जाते हैं। ये दोनों लेंस दो नलियों द्वारा समायोजित होते हैं तथा ये नलियाँ परस्पर व्यवस्थित करते हैं। दंड चक्री व्यवस्था द्वारा दोनों में एक दूसरे में संयोजित कर सकते हैं। ये आपका ये वाला जो है वो अभिदर्शक लेंस है, और ये अभिनेत्र लेंस है। ये आपकी आँख यहाँ पे, और यहाँ पे आपका बीम जो है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है।
ठीक है। इसके लिए अपन सेम गणना करें आवर्धन की, तो टेन बीटा अपन टेन अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस ए डैश बी डैश अपन माइनस एफ ई अपन माइनस ए डैश में अपन एफ ओ, है ना। और नली की लंबाई क्या हो जाएगी, एल एफ ओ प्लस एफ ई, है ना। ये देखो, ये एफ ओ ये एफ ई, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये टोटल नली की लंबाई हो जाएगी। तो एम क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ये तो कट गया, तो ये हो जाएगा माइनस एफ ओ अपन एफ ई। अब इसके बाद में आपकी आती है परावर्तक दूरदर्शी, जिसके कैसेग्रेन दूरदर्शी, मतलब कैसेग्रेन व्यवस्था होती है इसमें। इसकी संरचना कैसे होती है, ये देखो, ये यहाँ पे आपकी नेत्रिका है ना, और ये आपका उत्तल दर्पण होता है यहाँ पे, और ये यहाँ पे ये भी दर्पण है, ठीक है। तो और यहाँ से अब देखो संरचना में क्या कैसे, एक अत्यधिक बड़े द्वारक का अवतल दर्पण, बड़े द्वारक का अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। ये आपका ये अवतल दर्पण है ये। इसे प्राथमिक दर्पण तथा अभिदर्शक दर्पण कहते हैं। इसको कौन सा कहेंगे, अभिदर्शक दर्पण कहेंगे। और इस अभिदर्शक समूह के एक उत्तल दर्पण, ये वाला उत्तल दर्पण व्यवस्थित करते हैं। अभिदर्शक दर्पण के मध्य भाग में नेत्रिका व्यवस्थित की जाती है। ये नेत्रिका ये मध्य भाग में व्यवस्थित करें। तो कार्यविधि कैसी है इसकी, किसी अनंत पर स्थित बीम से आने वाली प्रकाश की किरणें, ये अनंत से आ रही हैं यहाँ से, ठीक है। ये अनंत से, ये इन्फिनिटी से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, अवतल दर्पण से पहले परावर्तित होंगी, और ये यहाँ जा कर के ऐसे आएंगी, है ना। और यहाँ से फिर ये नेत्रिका की तरफ जाएंगी। तो फोकस पर मिलने पूर्व उत्तल दर्पण परावर्तित, ये परावर्तित किरण नेत्रिका में प्रवेश करती है जहाँ प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो और भारत का सबसे बड़ा परावर्तक दूरदर्शी तमिलनाडु में बनाया गया है, जिसका व्यास जो है द्वारक का वो है लगभग 2.5 मीटर के करीब है, 2.34 मीटर है। और विश्व का सबसे बड़ा परावर्तक दूरदर्शी अमेरिका में स्थित है, जिसका द्वारक 10 मीटर है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू।